स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के एनालिसिस की। ठीक है, तो हिस्ट्री में अपने पास क्वेश्चंस जो थे वो 2 क्वेश्चन थे एंशिएंट से, 2 क्वेश्चन थे मेडिवल से, 4 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से और 4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो एंशिएंट का देखते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमको क्या बताना है, सही बताना है, करेक्टली मैच पूछा है ना, हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्ट। सो पहला हिस्टोरिकल पर्सन्स कुछ दिए हैं जिनको क्या करना है, उनको किस चीज़ से वजह से ना, उनको किस चीज़ की वजह से जानते हैं, इससे हमको उनको मैच करना है। ठीक है, सो पहला क्या बोलता है, आर्यदेवा नोन एज जैन स्कॉलर। ये गलत है भाई, क्योंकि जो आर्यदेवा थे इनको हम जानते थे बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। क्या थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। और इस बार यूपीएससी ने कुछ चाल चला है, ये जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पे चाल चले हैं। कैसे चाल चले हैं भाई, इसने क्या किया, पहले जो ऑप्शन आते थे कि 1 2 इज़ करेक्ट, 2 3 इज़ करेक्ट, 1 and 3 इज़ करेक्ट, 1 2 3 इज़ करेक्ट। अब उसमें क्या करते थे हम, उसमें हमारे पास एक चांसेस होते थे कि हम क्या कर पाएँ, एलिमिनेट कर पाएँ चीज़ों को। बट अब यूपीएससी ने हमसे वो चांसेस भी छीन लिए इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस, ट्रिकी ऑप्शंस देके। ओके, सो अब यहाँ पे आपको पता है ये पहला गलत है, लेकिन आपको ये थोड़ी ना पता है, चलो 1 पेयर नहीं होगा करेक्ट। ठीक है, मतलब 1 पेयर करेक्ट कैसे नहीं होगा यहाँ पे, मतलब तीनों पेयर गलत ऐसे हटा दिया हमने, तीनों पेयर अब सही नहीं हो सकते। ठीक है, बाकी इनमें से कैसे एलिमिनेट करेंगे, अब अपने पास 3 बचे हैं ना ऑप्शन में, तो अब कैसे एलिमिनेट करेंगे ये हमको पता नहीं है। ठीक है, सो विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री ये पूछा है, पहला तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट दिनंगा और तो दिगनगा के बात करने हैं। दिगनगा बुद्धिस्ट स्कॉलर, ये सही है। दिगनगा क्या थे, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। ये क्वेश्चन को मैं बोलूँगा कि टफ क्वेश्चन है भाई, क्योंकि आपको पता होगा तभी सही होगा, कुछ ऑप्शन उसके बाद वो है ही नहीं। और ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि ये ऑप्शनल लेवल का हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्योंकि क्योंकि ये नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं, विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, ऐसा इसमें नहीं दिया है ना, RS शर्मा में नहीं दिया है। ठीक है, तो ये कहाँ दिया है भाई, जो ऑप्शनल लेवल की जो किताबें जैसे कि उपेंद्र सिंह है, जैसे कि रोमिला थापर है, वहाँ पे सब दिया गया है। ठीक है, सो एक टफ क्वेश्चन है। और देखो हर साल क्या करती है यूपीएससी, चूज़ करती है एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें वो टफ क्वेश्चन दे सके। ठीक है, और इस बार इसने चूज़ किया हिस्ट्री को, जहाँ पे वो टफ क्वेश्चन दिए, पता होगा तभी सही होगा, वरना एलिमिनेशन का कोई ऑप्शन। अब पहले एलिमिनेट करके भी हम टफ क्वेश्चन को बना लेते थे, लेकिन अब उसने तो और एकदम बहुत बड़ा यॉर्कर मारा है भाई यहाँ पे क्वेश्चन में, और जो ऑप्शन दिए हैं उसमें भी एलिमिनेट हम नहीं कर सकते, पता होगा तभी सही होगा, वरना छोड़ दो। ओके, सो दूसरा सही होगा, दिगनगा इज व्हाट, इट इज़ अ बुद्धिस्ट स्कॉलर। थर्ड, नाथ मुनि इज अ वैष्णवा स्कॉलर। इसने मैच किया है, ये बिल्कुल सही है। नाथ मुनि क्या था, एक वैष्णवा स्कॉलर था। ठीक है, अब इसमें क्या एक्सप्लेन करना, पता होगा तो सही होगा, नहीं तो नहीं होगा यार, सिंपल सी बात है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमसे पूछा क्या है, करेक्टली मैच पूछा है, तो 2 पेयर्स आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ 57 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये तो अपने पास क्या है, मेडिवल क्वेश्चन है। एक अपने पास और है एंशिएंट का, उसको देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन जो है ये एंशिएंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोलता है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र का कौन पढ़ता है यार, है ना, ये भी एक ऑप्शनल लेवल का क्वेश्चन। मैंने बोला ना टफ आया था इस समय के हिस्ट्री क्वेश्चन टफ नहीं आए थे, मैं बोला तो एंशिएंट और मेडिवल क्वेश्चन थोड़े से टफ थे। ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर का भी बोल सकते हैं टफ थे, बट मॉडर्न के जो क्वेश्चन थे वो रिलेटिवली ईजी थे। ठीक है, अब हमसे पूछा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में, यार किस किताब में लिखा है, लोग पढ़ते क्या है, अपने पास मान लिए, चल ठीक है ठीक है, RS शर्मा में ये नहीं दिया है, नहीं नितिन सिंघानिया में नहीं दिया है। ठीक है, तो एक ऑप्शनल लेवल का क्वेश्चन है यार, ऑप्शनल लेवल क्वेश्चन है, उसमें लिए भी अपने पास अर्थशास्त्र पढ़ेगा भी कोई, तो स्लेवरी थोड़ी ना टॉपिक पढ़ेगा कोई, अर्थशास्त्र में स्लेवरी टॉपिक थोड़ी ना पढ़ेगा, तब भी हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है ना। तो ये टफ क्वेश्चन यार, इसको आप पता नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाके सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं, इसको पता होगा तभी जाके सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, ओके क्या पूछ रहा है हमसे, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात कर रहा है और हमसे पूछा क्या, करेक्ट पूछा है। पहला स्टेटमेंट है, अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, बिल्कुल सही है। स्लेव किसको बनाते थे, स्लेव उस आदमी को बनाते थे या फिर उसने डेट लिया है, कर्ज लिया है, कर्ज चुका नहीं पा रहा है, या फिर कोई जुडिशियल पनिशमेंट की बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, तो इसीलिए स्लेव बना के इसको गुनाह से सजा दी जाती थी। ठीक है, सो पहला तो सही है, क्योंकि अर्थशास्त्र में ये मेंशन किया गया है, कौटिल्य ने मेंशन किया है।
अब सेकेंड है इफ़ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर सन सी वॉज लीगली फ्री। ये बिल्कुल सही है, ये लॉजिक से सही नहीं हो सकता, ये तो पता है अपने को कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या लिखा है तो सही होगा वरना नहीं होगा। सो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि अगर एक वुमेन स्लेव है, ठीक है, इफ़ यू बोर्न अ चाइल्ड टू हिज मास्टर देन दिस वुमेन स्लेव गेट फ्री, है ना, ये फ्री हो जाएगी, छोड़ देगी, छोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। ऐसे नियम्स थे उस समय, ऐसे क्या थे, नियम थे, ठीक है। सो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, इफ अ सन born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to legal status of master son, ठीक है। अगर एक स्लेव है, मतलब एक स्लेव है, उसने एक चाइल्ड बॉर्न किया, अब जो ये सन है, इस जो फादर था, जो मास्टर था, है ना, अब ये जो बच्चा है क्या इसके पास लीगल स्टेटस होगा इसके सन का? बिल्कुल होगा। ऐसा किसने बताया यार? ऐसा कौटिल्य ने लिखा है अपने अर्थशास्त्र में, ऐसा कौटिल्य ने लिखा है अपने अर्थशास्त्र में, इसीलिए तीसरा भी सही हो जाएगा। अब तीसरा भी सही हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा? हमसे पूछा कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1, 2 and 3। 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 3। ये दो क्वेश्चंस कहाँ के थे? ये दो क्वेश्चंस थे एंशिएंट से। अब हम बात करते हैं मेडिवल की, ठीक है। तो मेडिवल में वही था यार जो अपने पास है ना, मेडिवल में जो क्वेश्चंस थे एलिमिनेट करके हम आसानी से बना सकते हैं, जैसे कि अपने पास ये मंगोल इन्वेजन आया, ठीक है। तो 57 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैड हैपेंड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बोलता है दी फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग रीजन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। ये सही है, क्योंकि जो पहले आदमी जिसने क्या किया था, पहला आदमी जिसने क्या किया था, अटैक किया था, वो कौन था? दवा खान, ठीक है। सो पहला सही है, जो कि जलालुद्दीन खिलजी के समय क्या किसने अटैक किया था। सो फर्स्ट इज सही। सेकेंड देखते हैं, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बी सीज द सिटी। ये नहीं है, दिल्ली तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि जो बैटल ऑफ किली था ना, बैटल ऑफ किली, ये जो बैटल ऑफ किली था ये किसके किसके बीच में था? बिटवीन अलाउद्दीन खिलजी एंड कुतलुक ख्वाजा। इसमें ये दिल्ली का कैप्चर नहीं कर पाया था, ठीक है, दिल्ली कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी ने एक बैटल हुआ था, इस बैटल में अलाउद्दीन खिलजी कभी अलाउड नहीं किए थे कुतलुक ख्वाजा को कि दिल्ली तक आ जाए। सो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि उसके पास, क्योंकि उसने जो मार्केट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे ना, उसने जो मार्केट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे, उसके पास उतना आर्मी आ चुका था, उतना पैसा आ चुका था कि वो उसको हरा दिया कुतलुक ख्वाजा को, और वो कभी दिल्ली तक पहुँच ही नहीं पाया। तो सेकंड इज इनकरेक्ट, क्योंकि पहुँच गया बोल रहा है, फर्स्ट इज सही था। थर्ड देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परली लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू मंगोल्स। नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक लड़ाई तो करता था, उनको अटैक करना चाहता था, लेकिन वो हारा भी, जीता भी नहीं और उसने लॉस्ट भी नहीं किया, ठीक है ना। लड़ाई तो करता था मंगोल से, लेकिन उनसे उनके घर में घुस के उनको भगाना तो चाहता था। ये थोड़े बोलते हैं पागल राजा, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा बोलते हैं, है ना, मैड किंग। लेकिन इसमें क्या था, ये हराना तो चाहता था, लेकिन वो अटैक तो किया, लेकिन वो कुछ जीता भी नहीं, कुछ हारा भी नहीं। सो इट डज नॉट लॉस्ट एनी टेरिटरी, ठीक है। तो थर्ड गलत हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है क्या? यहाँ पे करेक्शन जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे था क्या था, मैं बोला ना कि लॉस्ट नहीं किया था, बोला नहीं, कुछ पार्ट लॉस किया था। मैक्सिमम चीज़ें ऐसी थी कि उसमें हारा नहीं था बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ पार्ट जो था वो लॉस कर दिया गया था। मंगोल्स थे, बहुत ज़्यादा खतरनाक थे, तो कुछ पार्ट, ज़्यादा चीज़ नहीं हारे थे, बस कुछ पार्ट जो था इंडस के थोड़ा सा ऊपर वाला, कुछ पार्ट ले लिए थे वो। तो यहाँ पे इसीलिए पूछा ये यूपीएससी ने। तो यहाँ पे थर्ड इज करेक्ट, कि एकदम डिटेल पे चली गई है ना यूपीएससी इस बार, जो हिस्ट्री में है ना एकदम डिटेल पे चली जाएगी, है ना। तो सो 1 and 3 इज सही, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 1 ऑप्शन नंबर मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 3 सही है। और ये सब ऐसे क्वेश्चन है यार जिसमें क्या है, थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ता है। तो ये सब एक रीडिंग से नहीं होता, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने से ही होता है, कि नहीं तो कौन पढ़ेगा? सतीश चंद्र पढ़ के कहाँ से सही कर लेगा? नहीं कर पाएगा। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 के बाद 58, ठीक है। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री हु ऑफ द फॉलोइंग वे नोन एज कुलाह दरन, इनमें से किसको कुलाह दरन बोलते थे? ठीक है, कुलाह मतलब होता है नोकीली चीज़, ठीक है ना। उर्दू में कुलाह मतलब क्या होता है? नोकीली चीज़ होती है, पॉइंटेड थिंग्स।
और दरन मतलब टोपी, ठीक है। तो पॉइंटेड टोपी कौन पहनता है भाई, पॉइंटेड टोपी कौन पहनता है, पॉइंटेड टोपी कौन पहनता है, पॉइंटेड टोपी पहनते हैं सैयद, ठीक है। जो सैयद थे ना, ये देखो कूलादरन का दर्जा सैयद को क्यों मिला था, क्योंकि जो कूलादरन थे ये डायरेक्ट प्रॉफिट के डिसेंडेंट माने जाते थे, ठीक है। तो इनकी जो क्राइम्स होते थे, इनमें ज़्यादा जो गुनाह करते थे ना, इनको माफ़ कर देते थे, भाई जाओ तुम प्रॉफिट के बहुत करीब हो, सिर्फ तुमको माफ़ कर दिया, नहीं तो प्रॉफिट हमसे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए बोल के इनको माफ़ कर देते थे। और ये टोपी कैसे पहनते थे, ऐसे नोकीली टोपी पहनते थे, आगे से क्या होता है नोकीला होता था, इसलिए बोलते थे इनको कुलाहदरन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, साइड्स। ओके नाउ उसके बाद 59 तो हो गया है, 60, उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, साइट्स ऑफ अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट्स दिए हैं और कहाँ पे ये लोकेटेड है ये हमसे पूछा है, ठीक है। दौली कहाँ है, ठीक है। तो पहला है दौली इन इज उड़ीसा, यस दौली इज इन उड़ीसा। जो दौली मेजर रॉक एडिक्ट है, ठीक है ना, जो इसके रॉक एडिक्ट्स थे उसमें से जो दौली जो रॉक एडिक्ट है वो उड़ीसा के अंदर है। दूसरा ईरागुदी कहाँ है, ये भी उड़ीसा के अंदर ही है, ये आंध्र प्रदेश में है क्या, ये सही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश मतलब उड़ीसा के पास में है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, उड़ीसा के बस बॉर्डर में है, लेकिन वो स्टेट किसके अंदर आता है, आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, ईरागुदी। उसके बाद जुगड़ा, ये जुगड़ा रॉक एडिक्ट है, ये कहाँ पे है, इट इज़ इन उड़ीसा, ये भी उड़ीसा के अंदर है। और उसके बाद जो कालसी रॉक एडिक्ट है, इट इज़ इन उत्तराखंड, नॉट इन कर्नाटका, ये कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर है, तो ये चौथा भी गलत हो जाएगा। ओके हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी पेयर गिवन अब आर करेक्टली मैच, सो 2 पेयर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 2 आर करेक्टली मैच। उसके बाद कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स, 92 नंबर क्वेश्चन है, कुछ किंग्स दिए हैं और डायनेस्टी से उनको मैच करना है, ठीक है। पहला नानुका, ठीक है, तो किंग है, पहला किंग है नानुका, और नानुका इज बिलोंग टू चंडेला डायनेस्टी, ये बिल्कुल सही है, नानुका इज द फाउंडर ऑफ चंडेला डायनेस्टी। एंड इसके जो सक्सेसर थे वो थे जयशक्ति, सो यहाँ पे ये परामारा बोल रही है, गलत हो जाएगा, जयशक्ति बिलोंग टू चंडेला डायनेस्टी। ओके ये जो भोजा लिखा है ना, भोजा बिलोंग टू व्हाट, ही बिलोंग टू परामारा डायनेस्टी। तो फोर्थ जो ये स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड नागाभट्टा, ये फाउंडर्स थे, नागाभट्टा जो थे, नागाभट्टा 2 इज द फाउंडर ऑफ गुजरा पतिहारा, सो थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। और हमसे पूछा कि हाउ मेनी पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच, तो यहाँ पे ओनली 2 पेयर्स आर करेक्टली मैच, सो द आंसर इज बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके उसके बाद क्वेश्चन है 93 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। हमको संगम लिटरेचर की बात करनी है, उसके बारे में करेक्ट बताना है, ठीक है। सो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, संगम पोएम्स आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मेटल कल्चर। यार समझो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो कोई भी लिटरेचर है वो मैक्सिमम चीज़ें कवर करना चाहेगा। एक तरह से ये जो स्टेटमेंट पढ़ने से ऐसे लग रहा है कि साफ साफ झूठ बोल रहा है टाइप का लग रहा है स्टेटमेंट पढ़ने से, है ना। संगम पोएम्स आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, यार एक लाइन में से पढ़ने से लग रहा है कि ये गलत है, और ये गलत ही है, क्योंकि देखो ऐसा कोई एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं जो एक तरफा वर्ड होते हैं ना, एक तरफा स्टेटमेंट्स होते हैं वो गलत होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ऑप्शन नंबर बी, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन एज संगम। ओके क्या लिखा है, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम पॉइंट्स। यहाँ पे रुकते हैं, ऑप्शन सही लग रहा है क्योंकि एक तरफा टाइप का नहीं है। थर्ड सी नंबर का ऑप्शन देखते हैं, संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स। यार ऐसा भी एक तरह का गलत है, इट हैज़ रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, संगम लिटरेचर रेफरेंस रिफर्स टू मैजिकल फोर्स एज इरेशनल। कैसे भाई इरेशनल, वहाँ पे भी जादुई चीज़ें को माना जाता था, सो दे आर कंसिडर्ड रैशनल, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे पूछा क्या है करेक्ट, तो अगर ये तीनों गलत कर दिए तो हमने पास आंसर क्या हो जाएगा, बी बाय एलिमिनेशन मेथड। और एक तरह का सही भी है कि सोशल क्लासिफिकेशन जो थे वर्ना के बेस में वो वहाँ पे जाने देते थे पोइट्स के द्वारा। ओके उसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन है, योगा विशिष्टा वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हाट, ठीक है। जो ये योगा वशिष्ठ था, ठीक है ना, देखो यहाँ पे हम साफ साफ शाहजहाँ को हटा सकते हैं, क्योंकि शाहजहाँ जो थे वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड थे, ठीक। और हुमायूं तो शुरू में आया था, तो उस सब चीज़ों का टाइम उसको लड़ाई झगड़ा में उसकी ज़िंदगी चला गया, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट।
उसके बाद औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब बहुत लेट आया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेन चीज़ देखो, आपको बस ये होना चाहिए रामायण को पर्शियन में कौन कन्वर्ट किया, महाभारत को कौन कन्वर्ट किया, जो मेन टेक्स्ट जिनको किस में पर्शियन में कन्वर्ट किया गया है ना। तो ऐसा कौन आदमी था, ऐसा था अकबर, जो कि जिसको ये जो रिलीजियस चीज़ें थे इस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि कौन सी किताब में क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्योंकि ही वांट टू इंटरप्रेट थिंग्स, ठीक है। तो इसीलिए उसने क्या किया, सब चीज़ को पर्शियन में कन्वर्ट कराया। सो आंसर इज ए, दैट इज अकबर। योग वशिष्ठा इज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय अकबर विद द हेल्प ऑफ निजामुद्दीन पनपति। ओके, उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है यार, तो अपने पास ओके, रामानुज, ये करंट अफेयर, देखो डायरेक्टली करंट अफेयर से हिस्ट्री कैसे रिलेट करता है, ये क्वेश्चन हमको साफ साफ बताता है। देखो, द वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैच्यू इन सिटिंग पोस्ट ऑफ रामानुजा वॉज इनागुरेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट हैदराबाद रिसेंटली बोल दिया, मतलब न्यूज़ में था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट द टीचिंग्स ऑफ रामानुजा। रामानुजा क्या बात करता है, इट बिलीव्स इन विशिष्ट अद्वैता, अद्वैता दैट इज वेदों का अंत। ओके, सो इट डू नॉट बिलीव इन वेदास, ये बिलीव किस में करते थे, ही बिलीव इन दी मीन्स ऑफ साल्वेशन, ठीक है। साल्वेशन मतलब आदमी की मोक्ष की प्राप्ति कब होगी, ओके, मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब वो भक्ति में लीन हो जाएगा। सो द बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन वाज डिवोशन, डिवोशन टू व्हाट, डिवोशन टू गॉड, ओके। क्योंकि ये भक्ति जो शंकराचार्य थे और जो रामानुजा थे, दिस ये जो हम टॉपिक पढ़ते हैं कहाँ पढ़ते हैं, ड्यूरिंग दी भक्ति मूवमेंट्स, ओके। तो भक्ति का मतलब ही क्या है, सेल्फलेस डिवोशन। सो आंसर इज ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज रामानुजा का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि द बेस्ट मीन्स ऑफ साल्वेशन, ठीक है, मतलब मोक्ष पाने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, डिवोशन, भक्ति, ओके। सो 95 का ऑप्शन हो जाएगा ए। और एक और क्वेश्चन डायरेक्टली जो कि करंट अफेयर से हिस्ट्री कैसे रिलेटेड करते हैं ये हमको बताएगा ये क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर व्हाट, नियर द सोमनाथ टेम्पल एट वेरावल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सोमनाथ टेम्पल। अब बताए सोमनाथ टेम्पल म्यूजियम में था, तो वहां से क्वेश्चन कैसे उठाते हैं ये हमको ये क्वेश्चन बताता है यार। पहला ऑप्शन क्या बोलता है, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, सोमनाथ इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन, बिल्कुल सही है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक सोमनाथ टेम्पल भी आता है। और सेकंड है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल बिरूनी, जो किताबुल हिंद लिखा था अल बिरूनी ने, उसने ये मेंशन किया था इस टेम्पल के बारे में कि कैसे मोहम्मद गौरी आता है, इस टेम्पल को तोड़फोड़ करता है, यहाँ से चीज़ें लूट के चला जाता है, ओके। तो ये बात करता था कौन, अल बिरूनी, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, प्राण प्रतिष्ठा ऑफ सोमनाथ टेम्पल वॉज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन। देखो क्या हुआ था कि जो तोड़फोड़ कौन कर दिया था, तोड़फोड़ कर दिया था उसको मोहम्मद गौरी, ठीक है। अब तोड़फोड़ जब गजनी, ठीक है, तो उसके बाद जब तोड़फोड़ कर दिया था, उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, इंडिपेंडेंस के समय क्या हुआ, इसको फिर से बनाने की कोशिश की गई। और इसको कोशिश किसने की, मतलब चालू किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चालू किया था, खत्म नहीं कर पाए थे, उसके पहले उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन खत्म करने का जो टारगेट रखा था वो कौन रखा था, राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो तो बाद में प्रेसिडेंट आए थे सर, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने खत्म किया था, ओके। सो फिर थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमसे पूछा गया सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो द करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 and 2 ओनली, ओके। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, इन मेडिवल इंडिया द टर्म फनम रेफर्स टू व्हाट, ठीक है। तो जो फनम है ना, जो केरला वाला जो रीजन है, जो त्रिवेणकोर का रीजन है, यहाँ पे पनम मतलब पैसा, पनम के नाम से जाना जाता है पैसा। आज भी वहाँ उस एरिया में पनम बोलते हैं पैसे को, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पे ये पनम प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, जैसे इंडस को वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते इसलिए इंडस कर दिया, ठीक है। हिंदस था उसको इंडस कर दिया। इसी प्रकार जो पनम था ना उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इसीलिए इसको क्या कर दिया उन्होंने, फनम कर दिया। सो दिस आर व्हाट, दिस आर द टाइप ऑफ कॉइन्स जो कि कब यूज़ में थे, 13th सेंचुरी से 1850s के आसपास तक यूज़ में थे, मतलब यूज़ में थे। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज फनम इज अ टाइप ऑफ कॉइन। और ये ऐसा क्वेश्चन है यार जो इसके बारे में पता होगा तो सही होगा, वरना नहीं होगा। नहीं तो मैक्सिमम जो केरला वाले लोग थे वही इसको सही किए हैं, बाकी वो ऑप्शनल लेवल का क्वेश्चन था ये, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, एशियंट हिस्ट्री की बात करेंगे, एशियंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मेडिवल की बात करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट, ठीक है। पहला है नटी पकरना, सेकेंड इज परिशिष्टवर परवन, एंड
अवधाना शक्तका, और फोर्थ है त्रिशस्ति लखना महापुराना। ठीक है, ये अपने पास क्या दिए हैं, अपने पास 4 टेक्स्ट दिए हैं। हमको क्या बताना है, हमसे बताने में से कौन कौन सा जैन टेक्स्ट है ये हमको बताना है। ठीक है, इसमें से सबसे क्वेश्चन ऐसा था जिसमें ना एक चीज़ के बारे में मैक्सिमम लोग जानते थे, जो प्रशिष्ट पर्वन था एक स्टैंडर्ड जैन टेक्स्ट है जिसको हेमचंद्र ने लिखा था इसको। ठीक है, इट इज़ अ फेमस जैन टेक्स्ट। बाकी किसी के बारे में लोगों को मैक्सिमम पता नहीं था। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन ट्रिकी क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, जो पुराना थे ना, जो पुराण थे वो किसके रेफरेंस में थे, इट इज रिलेटेड टू वैष्णवाइट ट्रेडिशन। तो लोग क्या करते उसको एलिमिनेट कर देते। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर ने बहुत खतरनाक गेम खेला है, इसने महापुराना लिखा है, तो मैक्सिमम लोग इसको एलिमिनेट कर देते और ऐसे फोर्थ को हटा देते, ऐसे 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 करके, और आंसर ए बोल के चले जाते। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे जो एग्जामिनर था उसने जो पुराना लिखा है महापुराना, ठीक है ना, त्रिशस्ति लखना महापुराना, ये एक इम्पॉर्टेंट जैन टेक्स्ट है। ये एक जैन टेक्स्ट है जिसको जीना सेना ने इसको लिखा था। और यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है नेटिव पकड़ना, ये क्या है, एक तरह का बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, जब फर्स्ट हटा दिया हमने यहाँ पे तो आंसर बी हो सकता है, फिर डी हो सकता है। और ये जो अवंध संतका है, इट इज़ ऑल्सो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो कि स्टोरी पे बेस्ड है हीरोज़ की। सो यहाँ पे हमने 1, 3 को हटा दिया तो आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 2 and 4 ओनली। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री की। अब बात करते हैं, 4 क्वेश्चन आए थे मॉडर्न हिस्ट्री से। पहला क्वेश्चन है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी क्वेश्चन आया था और 5 बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, विद रेफरेंस टू प्रीलिम्स, द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट विच द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, देखो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 आया था, इसमें 2 तरह के अपने पास सब्जेक्ट्स थे, एक तो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, इस रिजर्व सब्जेक्ट के अपने पास नियम कौन बना सकता था, जो अपने पास गवर्नर जनरल है वो, और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है इस पर जो पावर किसके पास था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। ठीक है, तो जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे वहाँ पे अंग्रेजों ने अपने फ़ायदे की चीज़ें रखी थी, ऐसी चीज़ें रखी थी जिसमें पावर हो, ऐसी चीज़ें रखी थी जिसमें क्या हो, पावर हो। जैसे कि अपने पास क्या हो जाता है, इसमें लैंड रिवेन्यू, पैसा में ही तो पावर है यार, पुलिस में ही तो पावर है। ठीक है, और जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये भी चीज़ें क्या है, पावरफुल चीज़ें हैं, तो जो कि अपने पास रखी थी। बाकी जो लोकल गवर्नमेंट था उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर सब्जेक्ट में रख दिया, जो कि लेस पावरफुल है। हमसे पूछा क्या है, रिजर्व सब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें थी। रिजर्व सब्जेक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था, लैंड रिवेन्यू था, पुलिस था। 1, 3 and 4 दैट इज ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, डायआर्की का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही तो आया था, और यही तो डायआर्की है, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट था वो। ओके, उसके बाद चलिए ये जो क्वेश्चन है 53 नंबर का, ये मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्या पूछता है, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। पहला है बरिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। हु ऑफ दी अबव वाज वेयर एक्टिवली एसोसिएटेड इन गदर पार्टी। गदर पार्टी में कौन एसोसिएटेड था, हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहला है बरिंद्र कुमार घोष, ही वॉज द यंगर ब्रदर ऑफ अरबिंदो घोष। ओके, और ही वॉज इन्वॉल्व इन वॉट, ही वॉज इन्वॉल्व इन दी अलीगढ़ बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। तो यहाँ पे गदर पार्टी से पूछा तो गलत हो जाएगा पहला वाला। दूसरा जोगेश चंद्र चटर्जी, जोगेश चंद्र चटर्जी जो थे, है ना, ये काकोरी जो केस था, काकोरी बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी, इसमें इन्वॉल्व थे, और उसके बाद ये जेल चले गए। उसके बाद जब आज़ादी के बाद ये रिलीज़ किया गया, उसके बाद राज्यसभा का मेंबर बने। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इनका, हमसे गदर पार्टी के बारे में पूछा है। थर्ड, रास बिहारी बोस, यस ही वॉज इन्वॉल्व इन गदर पार्टी, सो आंसर इज डी, 3 ओनली। और जो रास बिहारी बोस थे वो 3 चीज़ों में इन्वॉल्व थे। पहला तो हार्डिंग के ऊपर बॉम्ब फेंका था इन्होंने, दैट इज़ दिल्ली लखनऊ कॉन्स्पिरेसी। और उसके बाद क्या किया था इन्होंने, गदर पार्टी पे इन्वॉल्व थे ही थे। उसके बाद ये जब पुलिस पीछे पड़ गई तो क्या किया इन्होंने, देश को छोड़ दिया और जापान चले गए। उसके बाद ये 1940s में सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल था। तो द आंसर इज डी, दैट इज 3 ओनली।
ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। नहीं, जो मेंबर्स थे जो कि नॉमिनेटेड थे, नॉमिनेटेड मेंबर्स कहाँ से होंगे? नॉमिनेटेड मेंबर्स कहाँ से होंगे? नॉमिनेटेड मेंबर्स आर फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। और जो इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ से होंगे? इलेक्टेड मेंबर्स होंगे फ्रॉम दी प्रोविंशियल असेंबली। लेकिन इस ऑप्शन ने क्या बोला है, स्टेटमेंट ने क्या बोला है? बोला कि दोनों जगह से नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, जो कि गलत हो जाएगा। नॉमिनेटेड मेंबर सिर्फ और सिर्फ कहाँ से होंगे? प्रिंसली स्टेट से होंगे। ओके, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकंड, एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद द ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस। यही तो क्या था? इट इज द ब्लू प्रिंट फॉर इंडियाज पार्टीशन। लेकिन इसी को तो क्या किया था? रिजेक्ट किया था कि भाई ये अपने देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए तो क्या किया था? क्रिप्स प्रपोजल जो था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, सो द आंसर इज बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओनली 2 इज करेक्ट। 59 नंबर का क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द डच एस्टेब्लाइज देयर फैक्ट्रीज और वेयर हाउस ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑन द लैंड ग्रांटेड बाय देम बाय गजपति रूलर्स। ये गजपति रूलर्स नहीं थे, ये जो एस्टेब्लाइज किए थे डच ने अपना वेयर हाउस, वो गोलकोंडा रूलर्स थे, ठीक है ना। सो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड, अल्फांसो डी अल्बाकेक्यू कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बीजापुर सल्तनत। ये बिल्कुल सही है, और ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई जो सेकंड गवर्नर थे गोवा के, है ना, पोर्चुगीज में पहले तो क्या था? अल्मीडा, उसके बाद अल्बाकेक्यू, और अल्बाकेक्यू ने क्या किया था? गोवा को कैप्चर किया था। किससे? बीजापुर सल्तनत से। दूसरा तो सबको पता होना चाहिए, पहला जब गलत हो जाएगा तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा यार, सिंपल से दिख रहा है। और थर्ड स्टेटमेंट सही भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लाइज्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन द प्लॉट ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। बिल्कुल सही है। सो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। हमसे पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, सो आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज 2 and 3 ओनली इज करेक्ट।